नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, अपना कैलकुलस का जो पार्ट चल रहा था वो था मीन वैल्यू थ्योरम, और आप लोगों को इस चैप्टर में मैंने अभी रोल्स थ्योरम के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आपने उस पर सवाल किए होंगे, और अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, ताकि हम अगले वीडियो में उसको फिर आगे से कंटिन्यू कर पाएँ। आज एक बार फिर उसी क्लास को अपन थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज की क्लास में अपन बातचीत करने वाले हैं किसकी? वो है लाग्रांज थ्योरम की। लाग्रांज प्रमेय का सबसे पहले कथन याद होना चाहिए आपको कि स्टेटमेंट क्या कहता है। उसके बाद अपन बातचीत करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें पढ़ा जाता है, और फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लाग्रांज प्रमेय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं लाग्रांज प्रमेय। ठीक है, लाग्रांज प्रमेय, मध्यमान प्रमेय इसी को कहते हैं। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय मैं लिखता हूँ, मध्यमान प्रमेय, तो भी आपको यही समझना है। और अगर अकेला मध्यमान प्रमेय आ जाए, कभी ऐसा आ जाए कि अकेला वो मध्यमान प्रमेय कहे, तो भी आपको इसी को समझना है। समझ गए मेरी बात? ऐसा नहीं, मध्यमान प्रमेय में वैसे तो बहुत होती है, जैसे रोल्स थ्योरम है, वैसे कोशी थ्योरम है, वैसे लाग्रांज थ्योरम है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही थ्योरम है। कौन कौन सी? एक तो आपका है रोल्स थ्योरम, एक है लाग्रांज प्रमेय। और इसमें भी अगर मध्यमान प्रमेय नाम लिखा हुआ हो, लाग्रांज प्रमेय नहीं लिखा हो, तो आपको यही समझना है कि कौन सी थ्योरम है। ये थ्योरम अपनी लाग्रांज थ्योरम ही है। तो सबसे पहले तो इसका कथन समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, माना y बराबर fx आपके पास एक फलन है। y बराबर क्या है? fx एक फलन है, जो एक निश्चित दिया गया जो अंतराल है आपके पास, वो आपको दे रखा है a से लेकर कहाँ तक दिया है? b तक दे रखा है। समझ गए? इस इंटरवल में तीन कंडीशन आप लोगों को पहले याद करनी होती थी। किसमें? जब अपन रोल्स थ्योरम पढ़ते थे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ दो ही कथन याद करने हैं पहली बार में। पहला कथन रोल्स थ्योरम में होता था कि दिए गए अंतराल में जो फलन आपका fx है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। पिछले जो था वही स्टेटमेंट इसमें याद करना है। यानी आपको क्या याद करना है कि अंतराल क्लोज इंटरवल है। कौन सा है? a, b में फलन क्या होगा? में फलन संतत होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? फलन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंतराल यहाँ अब की बार ओपन इंटरवल लिखना है a, b। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a क्लोज b में भी अगर आ जाए, लेकिन वो पॉइंट a और b नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपको मालूम है कि इसके बीच का पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बीच में होगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में अपने आप हो जाएगा, तो इस पर ज़्यादा टेंशन वाली बात ध्यान नहीं रखनी आपको। में फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय हो। समझ गए? उसमें तीन प्रतिबंध आते थे। रोल्स थ्योरम में यहाँ आता था fa बराबर fb, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो अगर ये दो प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ इस a, b में, ये जो दे रखा है a, b, इस a, b में कम से कम कोई एक मान ऐसा होना चाहिए जो f डैश c को इस प्रकार डिफाइन करता है कि f डैश c का मान क्या होना चाहिए? fb माइनस fa बटे क्या होना चाहिए? b माइनस a होना चाहिए। अगर यहाँ से इसको सोल्व करके आप जो c का मान निकालते हो, वो c का मान यदि आपका a से b के बीच में आता है, ध्यान रखना, ये तो आपको याद करना ही करना है कि fb माइनस fa बटे क्या आएगा? b माइनस a आएगा। अगर ये c का मान आपका यहाँ से सोल्व करने पर a और b के बीच में कोई मान आता है, तो आप कहोगे दिए गए फंक्शंस पर लाग्रांज प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है, या इसको सेटिस्फाई करती है। अब सुनिए, दोबारा बता देता हूँ एक बात। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सबसे पहले आपको कथन याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में सीधा आ जाता है कि रोल्स थ्योरम और लाग्रांज प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, मान लो 6 नंबर का सवाल आता है या नहीं आए, लेकिन कभी ना कभी आपसे जरूर ये बात पूछी जा सकती है। सबसे पहले लिखोगे, माना y बराबर fx आपके पास एक फलन है जो अंतराल a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि
अंतराल ए और बी क्लोज इंटरवल में फलन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए यानी संतत होना चाहिए। दूसरा क्या है, अंतराल आपके पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में फलन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए यानी अवकलनीय होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है उसके बाद आपको बताना है कि एफ डैश सी बराबर लिखना है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो यहाँ से C का मान निकालोगे तो वो किस में आना चाहिए, A, B के बीच में आना चाहिए। यदि ऐसा है तो लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, अन्यथा नहीं होती है। लिखना कैसे है, सीधा स्टेटमेंट याद रखना है आपको, ये यहाँ स्टेटमेंट है इसका। क्या है स्टेटमेंट, माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है जो अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन अंतराल ए बी में फलन संतत होना चाहिए, अंतराल ए कोमा बी में फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो अंतराल ए कोमा बी ओपन इंटरवल में कम से कम कोई एक बिंदु इस प्रकार होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। प्यारे बच्चों एक सेकंड आप इसको आराम से देख सकते हो और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। मैंने जैसे बोला है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। माना y बराबर एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी अंतराल में एक फलन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में फलन संतत हो, अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय हो। तो अंतराल ओपन इंटरवल ए से बी में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे क्या हो, बी माइनस ए हो। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बातचीत करना चाहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको रोल्स थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ बताया था, वैसे भी लांगराज प्रमेय का अपन बात करेंगे। अब ज्यामितीय मीनिंग क्या है, ज्यामितीय का मतलब यही होता है बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है आप ज्यामिति में उस चीज को कैसे देखते हो, ठीक है। आपका देखने का नजरिया ज्योमेट्री में किस प्रकार का है। और आपको ये पता होना चाहिए गणित की जितनी भी ब्रांच है उसमें सबसे ताकतवर अगर कोई शाखा है तो उसका नाम ज्यामिति है, ठीक है। तो लांगराज मध्यमान प्रमेय का कौन सा रूप अपन बात करें, ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है इसका, उस पर बातचीत करते हैं। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मान लो आपके पास एक दिया गया कोई फलन है, उसका ग्राफ इस प्रकार है। ये एक फलन, आपको कोई भी फलन दिया हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको बस ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार का फंक्शन आपको दे रखा है। मान लो ये फंक्शन दिया है, ठीक है, ये कोई फंक्शन आपको दे रखा है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो ये, समझ गए मेरी बात को। तो अब क्या करना है आपको, ये मान लो पॉइंट आपका एफ ए है, ये पॉइंट मान लो आपका क्या है, एफ बी है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इस बिंदु पर फलन का मान कितना होगा, x बराबर a पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो होगी आपकी एफ ए। क्या होगी, एफ ए होगी। तो यदि ये वाली वैल्यू आपकी एफ ए हो रही है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है a, एफ ए होंगे, सबको पता है ये बात। दूसरा ये वाला पॉइंट है आपका b, समझ गए, ये क्या है, b है। तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, b हो गया। इस b के मान को देखना है कि कितना होगा, तो x का मान अगर b है और ये फलन अपना क्या है, y बराबर एफ एक्स है, तो b पर इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एफ बी होगी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब सुनो, इन दोनों पर एफ ए बराबर एफ बी का यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। मैंने पहला प्रतिबंध आपको ये पढ़ाया था कि क्लोज इंटरवल जो अपना है a, b, उस क्लोज इंटरवल में फलन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए यानी संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ फलन संतत होना चाहिए। तो आप इस ग्राफ को देखकर इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो कि इस ग्राफ में किसी भी बिंदु पर बीच में से वक्र आपका टूटा हुआ नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एक से एक सटे हुए मान इसके प्राप्त हो रहे हैं, बीच में से कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब पहला प्रतिबंध अपना सही है। दूसरा प्रतिबंध क्या होता है, ओपन इंटरवल a, b में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए।
अवकलनीय के लिए मैंने कल एक बात बताई थी कि आपको ये देखना है कि ग्राफ जो दे रखा है आप लोगों को वो शार्प है या नहीं है किसी बिंदु पर। तो ये जो ग्राफ आपको दे रखा है ये किसी बिंदु पर शार्प नहीं है, और अगर ये किसी बिंदु पर शार्प नहीं है इसका मीनिंग यही है प्यारे बच्चों कि ये किसी भी बिंदु पर ऐसी कंडीशन नहीं दर्शा रहा कि अपन इसको डिफरेंशिएबल ना बोल सके। इसका मतलब ये प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, अवकलनीय है। समझ में आ गई बात। तो आपको ये दूसरा प्रतिबंध भी पता चल गया कि ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय। अब सुनो मेरी बात, अगर ऐसा होगा तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कहता है कि आपके इस दिए गए ए और बी के बीच में इस वक्र पर कम से कम एक बिंदु इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये पॉइंट लिया अपन ने, इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो इन ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली, मान लो ये ए बिंदु है, ये आपका कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। समझ में आ गई। यानी दोबारा सुन लो, अगर ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कहता है कि ए और बी के बीच में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार होगा कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी उस रेखा के क्या होगा, हमेशा समांतर होगा। समझ गए मेरी बात। अब समांतर का पता कैसे चला आपको, तो सुनो जरा ध्यान से। ये रेखा और ये रेखा है, अगर इस ए बी रेखा की और ये मान लो आप लोगों की है पी क्यू, अगर इन दोनों की प्रवणता बराबर है, दोनों की क्या है, प्रवणता बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों समांतर हैं। और आप लोगों को मालूम है कि ये रेखा है, इस पर y और इस पर y का मान पता कर लो। इस पर y का मान क्या होगा, एफ बी होगा, x का मान क्या होगा, b होगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता अपन सब लोग जानते हैं क्या होती है। ये प्रवणता होती है आपके पास एफ बी माइनस एफ ए बट्टे क्या होता है, बी माइनस ए। आपने पढ़ा होगा ना प्यारे बच्चों। देखो, अगर एक रेखा है जो दो बिंदुओं से जाती है, यहाँ और यहाँ दो बिंदु हैं, यहाँ क्या है x1 और y1 है, यहाँ क्या है x2 और y2 है। इस रेखा की अगर आप प्रवणता निकालते हो और अगर ये दोनों बिंदु दे रखे हैं तो आप कैसे लिखते हो, यहाँ लिखते हो y2 माइनस y1 बटे क्या लिखते हो, x2 माइनस x1। ये इस रेखा की क्या होती है, प्रवणता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन ने प्रवणता निकाली, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी, ये है और ये है, तो y2 माइनस क्या हो गया, y1 अपॉन में क्या होगा, x2 माइनस कितना होगा, x1 होगा। तो दोनों मैंने लिख दिए। ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये आपका y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है, x1 है। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए आगे क्या करना है। तो अब जो बिंदु आपने लिखा है उस बिंदु पर देखो, यहाँ आप लोगों को मालूम है कि इसके बीच में अपन ने जो बिंदु लिया है वो आपका है मान लो C। इन दोनों के बीच में जो बिंदु लिया वो कौन सा है, C है। अगर इस C बिंदु को यहाँ पर देखा जाए तो FC होता है, क्या होता है, इस बिंदु पर इसका मान तो FC होता है, लेकिन इसके F डैश C का मान अपने को पता होना चाहिए। और F डैश C का मान किसके बराबर होगा, इस रेखा के बराबर होगा। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो इस बिंदु पर जो मान होगा वो कितना होगा, F डैश C होगा। तो इसका मीनिंग ये है प्यारे बच्चों कि F डैश C है उसका मान बराबर है FB माइनस FA बटे B माइनस A। और यही आपने कहाँ लिखा था, यही आपने लिखा था ऊपर जब आपको मैंने इसका स्टेटमेंट पढ़ाया था, स्टेटमेंट में यही लिखा था। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये जो रेखा AB है उसकी प्रवणता है, किसकी है, AB की प्रवणता है, ये AB की प्रवणता है ये। ठीक है, और ये क्या है, F डैश C का मतलब है C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ये क्या है, पॉइंट C पर x इक्वल्स टू C पर किसकी प्रवणता है, पर ये जो रेखा आपको दे रखी है उसकी प्रवणता है। ठीक है, इस रेखा की क्या है, ये प्रवणता। और ये दोनों प्रवणताएं आपस में क्या है, बराबर है। और दो रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है उसका मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। आपको बताया होगा दोनों समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा कैसी होती है, समान होती है। यहाँ ये दोनों समान है, इसका मतलब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लांगराज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ ये कहता है कि यदि कोई फलन अंतर
अंतराल इसमें संतत है, अगर इस अंतराल में अवकलनीय है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कम से कम इस वक्र पर एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इस जीवा के क्या होती है, समांतर होती है। समझ में आ गई बात। ए बी जो आपकी जीवा है उस जीवा के क्या होगी, समांतर। प्यारे बच्चों, आप एक बार इसको आराम से देख सकते हो और आपको लिखना है, ये लिखना ऐसे ही है। मध्यमान पर में क्या है, दिए गए अगर कोई फलन आपका है और वो अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी पर तो संतत है और ए बी में अवकलनीय है, तो आपको फिर ये डायग्राम बनाना और डायग्राम के नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है कि ए और बी बिंदु के बीच में वक्र पर कोई एक बिंदु अंतराल ए और बी में इस प्रकार विद्यमान होगा कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो जीवा ए बी के क्या होगी, समांतर होगी। इसका मीनिंग मैंने यही बताया। इसका मतलब है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये इसकी प्रवणता दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप इसका, एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसे लिखा है इसको, और इसी को ज्योमेट्रिकल मीनिंग के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब शायद मेरे हिसाब से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो आपको दोबारा बता देंगे, आप दोबारा कमेंट कर देना कि हमें समझ में नहीं आया, फिर अच्छे से दोबारा समझा देंगे, ठीक है। बाकी आपको दोनों चीजें याद रखनी है। चलिए प्यारे बच्चों, इस पर मैं कुछ सवाल आपको करवाना चाह रहा हूं अब कि इस पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो चलिए इस पर पहला सवाल अपन करते हैं। अभी देखिएगा, आप लोग बड़ी मेहनत करना है इन सब चीजों पर। मैंने 7 जो चैप्टर आपका है वो पूरा करा दिया है क्वेश्चंस को छोड़कर। क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को आ रहे होंगे, जो नहीं आ रहे हैं वो करने की एक बार आप कोशिश करो, और जो नहीं आए वो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, और फिर अपन आगे करेंगे। चलिए पहला सवाल मैं लिखता हूं आपके सामने। पहला सवाल अपने पास है f(x) बराबर, मान लो आपके पास दे दिया मैंने x², ठीक है, और आपको ये देखना है क्या अंतराल 2 से 4 में, अंतराल 2 से कितना दिया है मैंने, 4 दे दिया, क्या 2 से 4 के बीच में ये जो फलन दिया हुआ है इस पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं होती है। यानी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी जो स्टेटमेंट हैं वो ये फॉलो करता है या नहीं करता फंक्शन। देखते हैं, चलो देखिए, सबसे पहला काम अपने को मालूम होना चाहिए कि ये करना है अपने को कि जो भी फलन दे रखा है उस पर पहले 2 प्रतिबंध चेक करो। पहला क्या है, मैं बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूं, आपको सीधा बता रहा हूं। यहां ये इंटरवल जो दे रखा है, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरा, इस इंटरवल के बीच में ये अवकलनीय है या नहीं। तो देखो जरा, आपको ग्राफ से बिल्कुल पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका x² का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये x² का ग्राफ है। मैंने बहुत बार आपको ये सब ग्राफ पढ़ाए हैं, समझ में आ गया ना। अब देखो, इस ग्राफ को अगर चेक करो तो आपको तो कहां से कहां लेना है, 2 से 4 तक ही लेना है। मान लो यहां आपका 2 है और यहां 4 है, कहीं ये 4 है, तो x बराबर आपको 2 से 4 तक लेना है। इस इंटरवल के बीच में आपका ये जो ग्राफ दे रखा है यहां से यहां तक का, ये ग्राफ बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। देख सकते हो आप, इस पॉइंट से ये A है मान लो और ये क्या है, B है। इस दोनों के बीच में ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये संतत तो है। फिर ये कहीं से भी इन दोनों के बीच में नुकीला नहीं है, नुकीला नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अवकलनीय भी है। दोनों बातें यहां लिख देंगे। पहला लिखेंगे अपन फलन f(x) बराबर x² अंतराल 2,4 में क्या है जी, संतत है। और क्यों संतत है उसका कारण मैंने बता दिया आप लोगों को, पीछे भी बताया था कि ये बहुपदीय फलन का पार्ट है और बहुपदीय फलन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है वो देखिए, दूसरा पॉइंट है अवकलनीयता का। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसका f' निकालो, वैसे ही पता चल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। इस इंटरवल के बीच में कहीं भी ऐसी कोई कंडीशन आ रही है क्या कि ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाए या अनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, नहीं है ना ऐसा। तो अपन क्या कहेंगे कि f' बराबर कितना है, 2x है। और यदि ऐसा है तो ये जो f' है अंतराल f' बराबर 2x अंतराल कितने में, ये है 2 से 4 में, क्या है, परिभाषित है, में परिभाषित है, परिभाषित है, ये डिफाइन है। समझ गए ना मेरी बात, डिफाइन है, समझ गए। अगर ये डिफाइन है तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन दे रखा है वो इस इंटरवल में अवकलनीय है। तो यहां लिखोगे अतः अंतराल, ठीक है, अंतराल
2 से 4 में फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है। समझ गए प्यारे बच्चों इतनी बात। अब दो ही बात चेक करनी है, यहां एफ बी और एफ ए का मान नहीं निकालना आप लोगों को, अभी नहीं निकालना, वैसे जरूरत तो पड़ेगी। अब क्या करेंगे, अब आप लोगों को मालूम है कि ये फॉर्मूला लिखते हैं, एफ डैश सी बराबर लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, और बटे में क्या लिखते हैं, बी माइनस ए लिखते हैं। समझ गए। तो यहां देखिए एफ डैश सी का मान क्या है, एफ डैश सी की वैल्यू होगी एफ डैश एक्स, तो आपने निकाल रखा है, इसमें एक्स की जगह क्या लिखना है, सी लिखना है। तो यह आ जाएगा आपका कितना 2 और सी इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो एफ बी माइनस एफ ए, बी क्या है आपका 4 है, यानी x की जगह इसमें 4 रखोगे तो ये कितना हो गया 16, यहाँ लिख दो 16, माइनस एफ ए का मतलब कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ 2 रखोगे, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, यहाँ लिख दो 4, अपॉन में क्या है b माइनस ए, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, यहाँ लिख देता हूँ एक बार 4 माइनस 2। समझ गए। ये हो गया आपका 2c, ठीक है। यहां से घटाओगे तो ये हो गया आपका 12 बटे कितना 2, यहां बचेगा आपका कितना 6, ये हो गया 2c इक्वल्स टू कितना 6, तो c इक्वल्स टू कितना आएगा, c इक्वल्स टू आ गया आपका 3। ये 3 जो वैल्यू आई है, क्या ये इस इंटरवल के बीच में है, 2 के बाद 3 आता है और फिर 4 आता है, इसका मतलब इसके बीच में है। तो यहां लिखोगे आप लोग, ये बिलोंग करता है किसमें, 2 से 4 में। इसका मीनिंग ये हो गया प्यारे बच्चों कि आपको ये जो सी वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में मिली है। पहला जो कंडीशन है आपकी, पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर सी की वैल्यू चेक करते हैं, सी की वैल्यू भी इसी इंटरवल में। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी ये लांगराज मध्यमान जो प्रमेय है ये इस पर क्या होती है, सत्यापित होती है। प्यारे बच्चों समझ गए शायद मेरी बात को आप लोग। एक बार इस सवाल को आप अच्छे से देख लो, नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। लिखने का मेथड यही रहेगा, बस 2 लाइन ऊपर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो जो फलन के लिए पहले कुछ थ्योरी में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो, बाकी आपको ऐसे ही काम करना है। समझ गए। अगले सवाल पर बात करें, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना बाद में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा चेंज करने वाला नहीं हूँ, आपको जो जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सवालों को चेंज कर रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं बदल रहा हूँ। यहाँ से जो भी बात मेरे को एक्स्ट्रा लिखनी होगी मैं आपको बता दूंगा। समझ गए। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगला एग्जाम्पल अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस आपके पास है मान लो 8, और इसके साथ है -4 से लेकर के 2 तक है। कहाँ तक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 से लेकर कितना है 2 तक है। ये है सवाल अपना। अपने को यही चेक करना है इस इंटरवल में कि क्या इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो बात कर ले इस पर, शायद आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल पहले वाला। अब देखो यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि सब कुछ मैंने पहले लिख कर दे दिया आपको पिछले सवाल में, वैसा ही सवाल मैंने दोबारा लिया है। देखो आपके एग्जाम में इसी तरीके के सवाल पूछेगा, अगर वो पूछेगा तो। फंक्शंस ये दे रखा है, ये मैंने बताया द्विघातीय फलन है, ठीक है, द्विघात फलन है ये, जो कि एक बहुपदीय फलन का उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि एक बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, आपको मालूम है कंटिन्यूस होता है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ लिख दोगे कि फलन जो आपका f(x) है वो है x² प्लस 2x माइनस 8 है। वो इंटरवल आपका कितना है, -4 से 2 में क्या होगा वो पता ही आपको, में संतत होगा। समझ गए। क्यों होगा उसकी कहानी बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ फिर f' निकालोगे तो वो आएगा आपका 2x प्लस कितना हो गया 2। समझ गए। ये इंटरवल कितना है, -4 से 2 है। अब देखो इस इंटरवल के बीच में ऐसा कोई मान है क्या जो यहाँ x की जगह रखो तो आपको अनडिटरमिनेट फॉर्म मिले या अपरिभाषित मान मिले, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं है, क्योंकि इसके बीच में ऐसा कोई मान है ही नहीं जो यहाँ रखो और इनफाइनाइट हो जाए या अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए या ऐसा आ जाए जिसका निर्धारण आप नहीं कर सको, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा नहीं तो इस इंटरवल में f' जो है वो परिभाषित होगा यानी डिफाइन होगा। अगर वो डिफाइन होगा तो इस इंटरवल के बीच में जो दिया गया आपका फंक्शन है वो भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। शायद बात समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां है f' बराबर कितना, fb माइनस fa बटे b माइनस a।
एफ डैश सी क्या होगा, यहां x की जगह c लिख दो तो ये आ जाएगा 2c + 2 बराबर एफ बी की वैल्यू क्या है, b क्या है आपके पास, b है अपने पास 2 को यहां रखोगे 4 4 8 8 माइनस 8 0 ये लिख दिया, माइनस एफ ए क्या है, ये है माइनस का 4 तो ये माइनस के 4 का करोगे तो ये 16 हो गया, ये करोगे -8 ये करोगे तो भी -8, इसका मतलब ये भी 0। अब नीचे वाला b आपके पास कितना है, b है 2 और ये माइनस और ये -4, ये ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला बस 0 नहीं आना चाहिए, बाकी 0 में कुछ भी भाग दोगे 0 आएगा तो ये हो गया 2c और प्लस हो गया आपका 2 इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ आ गया 2c इक्वल्स टू -2 c इक्वल्स टू आ गया आपका -1। क्या ये जो c -1 आया है ये -4 से 2 के बीच में है, तो देखो पहले अगर कोई लाइन है तो इधर से वैल्यू आपकी 0 के बाद बढ़ती है तो इधर से चलोगे तभी तो आएगा ना, यहाँ मान लो आपका -4 है तो फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो आपको यहाँ पहुँचना है और आप हो कहाँ, यहाँ हो, इसका मतलब -1 इसके बीच में आएगा। तो ये जो c इक्वल्स टू -1 आपको दे रखा है वो -4 से 2 इंटरवल के बीच में, तो आप लिखोगे c इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू क्या होगा, -4 से 2 तक होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? एक सवाल और बताता हूं जिस पर ये लाग्रांज जो थ्योरम है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है। मैंने 2 होने वाले बता दिए, अब मैं 2 एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं जिस पर ये लागू नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद मेरे हिसाब से आप सब लोग कर लोगे। और नहीं होने वाला सवाल तो ऐसे मानकर चलो 1 सेकंड का सवाल होता है, आप देखते ही बता दोगे कि ये सवाल है जिस पर सेटिस्फाई होगी और ये है जिस पर सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। जिस बच्चे को 11th क्लास की थोड़ी बहुत भी जानकारी है ना, जिसने अच्छे से फंक्शन को पढ़ा है, वो बच्चा आराम से देखते ही बता देगा सवाल को। देखिएगा अपना सवाल मान लो है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, और आपको मैंने दे दिया ये x है वो 5 से लेकर कहाँ तक दे दिया, मान लो 8 तक दे दिया, कहीं से कहीं तक दिया हो चाहिए। अब जिस बच्चे को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जानकारी है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, समझ गए मेरी बात? अब देखिए प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको ये 2 प्रतिबंध चेक करने आने चाहिए कि अवकलनीय है या नहीं, संतत है या नहीं। सबसे पहले पॉइंट संतत की बात करें तो देखो, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, मैं इस महत्तम पूर्णांक x का थोड़ा सा ग्राफ आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूं। ये देख यहाँ है, इस महत्तम पूर्णांक x में x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है, यानी x की वैल्यू अगर आपके पास 0 से 1 के बीच में है, 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 ही होगी वैल्यू, जैसे ऐसे लिखा है महत्तम पूर्णांक 0 तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी हमेशा। और 0 से लेकर के 1 से पहले तक कितना ही क्यों ना हो, 0 के तो बराबर हो, 1 से पहले का मतलब 0.9 हो, तब तक भी इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। यानी आपको मैं लिख कर दूं 0.4 तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 0। फिर अगर आपको लिख कर दूं 0.7 तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। अगर मैं लिखूं 0.9 तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। लेकिन 1 होते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब 0 पर आपकी वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास 1 नहीं हो जाता उस समय तक वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी। तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ग्राफ ऐसा है। फिर 1 से लेकर 2 तक जब आप लोग जाओगे तो 1 पर वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, y की वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन तब तक 2 पर नहीं पहुंचते हो तब तक ये वैल्यू 1 ही रहेगी। 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 कितना ही क्यों ना हो चाहे, जब तक 2 नहीं हो जाए तब तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। उसके बाद 2 से अगर 3 तक जाते हो तो 2 से 3 तक ये इतना ही रहेगा। ऐसे ही माइनस में जब आओगे तो माइनस में यहाँ -1 है, मान लो -1 पर वैल्यू -1 ही रहेगी। लेकिन -1 से 0 के बीच में तो वैल्यू -1 ही है, समझ गए। ऐसे ही ठीक और ज्यादा -2 तक जाते हो तो यहाँ -1 पर तो 1 है, -2 पर जाकर 1 होगी, लेकिन उससे पहले क्या होगी ये -2 रहेगी। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब देखिए इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मान जो आपको दे रखा है ये गैप है इस 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट पर यहाँ से सीधा यहाँ है, 1 पर यहाँ से सीधा यहाँ है, यहाँ ग्राफ नहीं है।
1 पर यहाँ से यहाँ है, इसका मतलब ये इतनी जो जगह इस पॉइंट पर जितने आपके इंटीजर आएंगे, क्या आएंगे, इंटीजर वैल्यू आएगी, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -1 है, -2, इन सब पर ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी असंतत होगा। इसका मतलब पहला ही रूल आपका इस पर लागू नहीं होता है, तो आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार के जो भी फंक्शन आएंगे उस पर ना तो रोल प्रमेय लगेगी और ना ही लाग्रांज प्रमेय लगेगी, ये ध्यान रखना। अगला सवाल एक और बताता हूं, जैसे मैंने पिछली क्लास में वो बता दिया एग्जाम्पल, ये नया एग्जाम्पल मैंने महत्तम पूर्णांक जानबूझ कर लिया था। ये मोड वाला पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। मोड वाला क्या सवाल था, देखो मैंने पिछली क्लास में मोड x भी बताया था, पिछली क्लास में मोड x -1 भी बताया था, पिछली क्लास में मैंने मोड x +1 भी बताया था, उसके बाद मैंने पिछली क्लास में मोड x -2 भी बताया था, और उसके बाद मोड x +2 भी बताया था। ये सब बात अपनी होगी, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। अब अगर मोड की बात की जाए तो आप लोगों को मालूम है कि मोड का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की और अवकलनीय की, बस बाकी सवालों में कुछ नहीं है। देखिए पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि मोड x का ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, बात हुई थी अपनी। अब चाहे आपसे कैसा भी सवाल पूछे मोड के बारे में, जिस बच्चे को इतना आ गया ना उसको इस पर आधारित सैकड़ों सवाल आ जाएंगे। जिस पर ये नुकीला है उस पर अब पूरा ग्राफ कहीं से टूटा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, इसका मतलब पहला पॉइंट सब पर सेटिस्फाई होगा, ये ध्यान रख लेना। लेकिन दूसरा अवकलनीय वाला जो ये पॉइंट है जहां से ये नुकीला होगा उस बिंदु पर ये कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। तो ये मोड x है वो x बराबर 0 पर क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब इस पर लागू नहीं होगी। यहाँ x बराबर 1 होगा, क्योंकि जब इसको 0 के बराबर रखोगे 1 आएगा, और 1 यहाँ होता है, तो इसका ग्राफ यहाँ ऐसा बनेगा। इस 1 पर ये नुकीला होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, ये अवकलनीय है। फिर 2 वाला है तो ये 2 वाला इधर बनेगा, तो यहाँ से आओगे 2, ये होगा, यहाँ नुकीला है तो ये 2 पर नहीं होगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात कि ये वाला 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये वाला 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये वाला 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो ये किस पर, ये -1 पर, और ये किस पर, -2 पर। ये दोनों, इन दोनों बिंदुओं पर क्या नहीं होंगे, अवकलनीय। कैसे, देखो जैसे ये इधर बने थे वैसे यहाँ अगर -1 है तो ये वाला यहाँ ऐसे बनेगा, फिर -2 पर जाओगे तो ये -2 पर ऐसे बनेगा, समझ गए। तो ये -2 पर, ये वाला -1 पर, इधर वाले 1 पर, 2 पर, और ये बीच वाला 0 पर, ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब है इन बिंदुओं पर दिए गए फलन पर ना तो रोल प्रमेय और ना ही लाग्रांज प्रमेय क्या होगी, लागू होगी। बाकी जो भी सवाल, एक सवाल ऐसे भी मिल सकता है, देखो आपकी बुक में ऐसा सवाल आपको मिल सकता है, वो भी बता देता हूं मैं। अगर ये सवाल आपको मिल रहा है, देखो जरा 1/x है और आपको कहता है कि ये बताओ अगर इस दिए गए इंटरवल के बीच में कभी भी 0 आ जाए, मान लो -2 से 2 कह दे वो, इसका मतलब कन्फर्म है कि बीच में क्या है, 0 है, तो 0 पर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ऐसे बनता है। तो ये 0 वाली वैल्यू तो है ही नहीं, 0 वाली वैल्यू पर तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, समझ गए। 0 वाली वैल्यू पर कोई मान नहीं है, ना इधर है ना इधर है, इसका मतलब ये क्या है, x बराबर 0 पर ये असंतत है। लेकिन ये 0 इसके बीच में नहीं है। अगर मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां से लिख देता हूं 2 से लेकर के कितना 4, और फंक्शन आपका यही है, इसका मतलब अब अपने को इधर वाले की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। अपने को चेक यहां से लेकर 2 से लेकर कहां तक करना है, 4 तक करना है, तो इसके बीच में कहीं से भी ये टूटा हुआ नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये इसके बीच में जो है वो संतत भी होगा और इसके बीच में क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। शायद प्यारे बच्चों ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और मैंने जो मध्यमान और लाग्रांज प्रमेय और रोल प्रमेय के जो सवाल आपको बताए हैं वो कुछ समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक से सभी सवाल करिएगा, जो सवाल आपको समझ में नहीं आए इनको एक बार छोड़ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए, और एक अच्छी तैयारी के साथ अपने मन में एक विश्वास लेकर आप आगे बढ़ो, और आपको ये थोड़ा आभास होना चाहिए कि अपन कुछ कर रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात। क्यों, क्योंकि हलचल होनी चाहिए, जब भी कुछ करें ना तो दुनिया में हलचल होनी चाहिए, और इसी दृढ़ विश्वास के साथ आप लगातार मेहनत करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज की क्लास